बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जो हैं सेट नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर सेट 1 से लेकर 13 तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से सारे वीडियो आपको उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। सेट प्रतिदिन बनाइए मेरे साथियों। सेट बनाने से बहुत अच्छा मार्क्स आता है और इससे ये हमको अनुमान मिलता है कि हम कितना बना पाए हैं और कितना बना पाएंगे, और जहाँ पे और कहाँ पे अगर हम गलती करते हैं तो कहाँ पे गलती करते हैं, हमें ये आशा उसमें देखने को मिलते हैं। और इससे हमें हिम्मत बढ़ते हैं कि आज सेट इतना बनाए हैं और इतना नंबर आया है, तो हमें कहाँ कमी रह गई है कि हम इतना कहीं पर कम नंबर लाए हैं। इससे ये फ़ायदा मिलता है। तो सेट आप निश्चित बनाइए, सेट को छोड़िए नहीं। तो मेरे साथियों आज जो सेट नंबर 14 को क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च किया था। मतलब नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तट तक दांडी मार्च किया था। तो सुन लीजिए मेरे साथियों, यह जो किए थे 1930 ईस्वी में किए थे। दांडी मार्च मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह 12 मार्च 1930 से 6 मार्च 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के विरोध एक प्रतिरोध एवं अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अधिकार के रूप में लिया गया था। ठीक है, और इनके साथ जो है कुल 78 साथी थे। और इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये 1930 हो जाएगा। और डेट याद रखिएगा 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल, मतलब 6 अप्रैल 1930 तक यह चला था दांडी यात्रा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है। मेरे साथियों ध्यान से यहाँ पढ़िएगा, आधुनिक कंप्यूटर कह रहा है, सीधे कंप्यूटर नहीं कह रहा। आधुनिक कंप्यूटर का जनक तो कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। एलन ट्यूरिंग को जो है आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ऐसा नहीं कि आप मारते वक्त ऑप्शन करने वक्त ये चार्ल्स बेबेज दे दीजिएगा, चार्ल्स बेबेज नहीं होगा। यहाँ पर कहता है आधुनिक कंप्यूटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जिला और सत्र न्यायाधीश के डैश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। जिला और सत्र न्यायाधीश डैश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राज्य के उच्च न्यायालय। राज्य के उच्च न्यायालय ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास 2030 के लिए यूएन का एजेंडा नहीं है। यूएन का एजेंडा नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व के कुल जनसंख्या में 1/3 तक कमी लाना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाद में कि गरीबी कहीं भी किसी भी रूप में हो उसे समाप्त करना, राष्ट्र के भीतर और राष्ट्रों के मध्य असमानता कम करना, 2030 तक खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, ये सभी है। लेकिन विश्व की कुल जनसंख्या में 1/3 का तक कमी करना ये नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। मेरे साथ ही जानते होंगे ये थे सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। सरोजिनी नायडू जो है 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कब चुने थे, 1925 ईस्वी में। ठीक है, और यह जो है यूपी के राज्यपाल भी रही थी, यूपी के राज्यपाल भी रही थी। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कुछ मैथ आ गया है, मैथ का सॉल्व करते जाते हैं। एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 42 है, उनके पैरों की कुल संख्या 138 है। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मुर्गी की संख्या ऑप्शन नंबर 3 15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि किसी भिन्न के अंश में 30% वृद्धि कर दी जाए और हर में 35% की कमी कर दी जाए तो भिन्न का मान 3/15 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें मूल भिन्न ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1/10। ऑप्शन नंबर 3 1/10। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। एक बैंक में 8,000 रुपये
की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की पर जमा की। बी ने 6,000 रुपये धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा की। 3 वर्ष के बाद उनकी ब्याज राशि के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 66 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 66 रुपये। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 11:19 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 7 घटा दिया जाता है तो नई संख्या का अनुपात 5:9 हो जाता है। तो वास्तविक संख्याओं के बीच निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न ची के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न ची के स्थान पर आ सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 9 होगा राइट आंसर। ठीक है, प्लस माइनस कीजिएगा, हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब आते हैं जीके जीएस पर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? पहला लोकपाल विधेयक कब पास किया गया था? यह किया गया था 1968 में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ था? तो स्थान के नाम पूछेगा तो ये हो जाएगा वैशाली, ऑप्शन नंबर 1। और वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म कुंडग्राम के राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला से 540 ईसा पूर्व में बज्जी साम्राज्य में हुआ था, जो बिहार में आधुनिक वैशाली के रूप में है। महावीर एक चिबाकू वंश के थे। महावीर भगवान को वर्धमान नाम दिया गया था, जिसका अर्थ होता है जो बढ़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हे बुखार यानी हे फीवर होता है? किसकी उपस्थिति के कारण? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा परागकण। परागन के कारण जो है हे बुखार या हे फीवर होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में किया गया है या किस भाग में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है, और यह जो है यह आयरलैंड से लिया गया है, मतलब आयरलैंड के संविधान से उधार लिए गए हैं, जिसने इसे स्पेनिश संविधान से लिया गया था। आयरलैंड किससे लिया था? स्पेनिश संविधान से लिया था, और जो आयरलैंड से भारत लिए हैं ये उधार के रूप में। और नीति निर्देशक एक ऐसी आदर्श होते हैं जिन्हें अदालतों द्वारा उन्हें उल्लंघन हेतु कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और 36 से 51 भाग 4 ऑप्शन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्नलिखित में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? किस शैली का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 कोलम। परंपरागत रूप से रंगोली फर्श या घरों के प्रवेश द्वार पर बनाई गई सजावट की एक कला है। दक्षिण भारत में रंगोली को कोलम के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत में कोलम के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में मंदाना दीवारों पर खींची जाती है। कोलकाता में अल्पना आंगन में खींची जाती है। महाराष्ट्र में फर्श पर रंगोली बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में चौक पुराने एवं बिहार में अर्पिन आटे व चावल के पेस्ट का उपयोग करके फर्श को विभिन्न डिजाइन से सजाते हैं। ठीक है, तो ये कोलम कहाँ के हो जाते हैं? कोलम दक्षिण भारत में रंगोली को कोलम कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यह 1919 ईस्वी में अली बंधु मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान एवं हसरत मोहनी के नेतृत्व में अखिल भारतीय
खिलाफत समिति का गठन किया गया था? याद रखिए इसका गठन कब किया गया था? तो 1919 में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चेन्नई जो है ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 कहता है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 मई को। ऑप्शन नंबर 2 8 मई को मनाया जाता है। यह तिथि रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट की जयंती का प्रतीक है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आम्र वर्षा। आम्र वर्षा। तो सुनिए आम्र वर्षा के बारे में। मैंगो सावर प्री मानसून सावर है जो कर्नाटक व केरल राज्य में आता है। कर्नाटक व केरल राज्य में आता है। याद रखिएगा आम्र वर्षा कहाँ होता है? तो केरल और कर्नाटक। ठीक है, और ये बारिश आमतौर पर गर्मी के मौसम के अंत में देखी जाती है। गर्मी के मौसम के अंत में देखी जाती है। ये बारिश आम के पकने में मदद करती है, इसलिए इन बारिश को सामान्यतः आम की बारिश के रूप में जाना जाता है या आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी का क्या नाम है? जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला IPS कौन होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपर्णा कुमार। ऑप्शन नंबर 2 अपर्णा कुमार। और ये कब गए थे? ये 2019 ईस्वी में अंटार्कटिका में स्थित विश्व के सबसे दक्षिणी बिंदु दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय IPS अधिकारी के रूप में जानी जाती है। तो कब गए थे ये गए थे 2019 में। 2019 में गए थे। कहाँ? दक्षिण ध्रुव पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अपर्णा कुमार। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो यह जो प्रकाशित की गई थी यह 2012 ईस्वी में किया गया था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क का प्रकाशन है। प्रथम विश्व संपन्नता 1 अप्रैल 2012 को संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय बैठक के आधारभूत पाठ के रूप में कल्याण एवं खुशी एक नए आर्थिक प्रतिमान को परिभाषित करना अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने हेतु जारी की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 2012 को। याद रखिएगा 1 अप्रैल 2012 ईस्वी को किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? इफेड्रा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 अनावृत बीजी। अनावृत बीजी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है क्वेश्चन नंबर 21 कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है विटामिन बी में। विटामिन बी में जो ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? दीफू दर्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह भारत म्यांमार एवं चीन की विवादित त्रिबिंदु सीमाओं के क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किए थे? यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किए थे? तो ये हो जाएगा हेनरी विवियन डिरोजियो। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये कब किया गया था? ये आंदोलन कब किया गया था? ये 1809 से 1831 में किया गया था। कब किया गया था? 1809 से 1831। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26।
इसमें थोड़ा मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, बस 5 गो है। 26 कहता है ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी और सी की आयु की आधी है, यदि उनकी आयु का योग 120 वर्ष है तो ए की आयु में ज्ञात कीजिए। ए की आयु ज्ञात कीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 36 राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाइयाँ 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे साथ ही इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 41 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1 41 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि समानांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 डैश का 50वां पद क्या होगा? 50वां पद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 248। ऑप्शन नंबर 2 जोड़ के देख लीजिएगा, 248 ही आएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन 29 कहता है नरेंद्र एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर लेता है, अमित उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता है। उस दोनों को एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 5.5/11, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बिंदु ए बी सी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित है। कोण ए सी बी बराबर 47.5 डिग्री है। लघु वृत्त खंड ए बी बराबर कोण ए ओ बी ज्ञात कीजिए। कोण ए ओ बी ज्ञात कीजिए। तो इसको जो है तो ज्ञात कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 95 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 95 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि पूना समझौता पर किसने हस्ताक्षर किए थे? पूना समझौता पर किसने हस्ताक्षर किए थे? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा M.K. गांधी और B.R. अम्बेडकर। पूना पैक्ट M.K. गांधी B.R. अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 ईस्वी को 24 सितंबर 1932 ईस्वी को यरबदा सेंट्रल जेल पूना में ब्रिटिश सरकार के विधानमंडल में चुनावी सीटों के आरक्षण हेतु दलित वर्ग की ओर से हस्तांतरित एक समझौता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 M.K. गांधी और B.R. अम्बेडकर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था प्रथम बार? मेरे साथियों बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 में, राइट आंसर। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा पोखरण यानी कि 18 मई 1974 को भारत के प्रथम सफल परमाणु परीक्षण का नाम कोड था। इसका जो कौन डेट हो जाएगा 18 मई 1974 ईस्वी को प्रथम सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है। और उसके बाद जो है भारत ने मई 1998 राजस्थान में भारतीय सेना के पोखरण में टेस्ट रेंज में पोखरण द्वितीय परीक्षण किया गया था। द्वितीय किया गया था 1998 में, पहला किया गया था 1974 में। क्वेश्चन नंबर 33 का आता है कि भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्सर्जित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना को 1 अप्रैल 2016 को 1 अप्रैल 2016 ईस्वी को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पुनर्गठित किया गया था। याद रखिएगा 1 अप्रैल 1916 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे साथ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आयोडीन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आयोडीन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आकाशगंगा का। ऑप्शन नंबर 1 आकाशगंगा का एक गैलेक्सी का हिस्सा है। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 कहता है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब कौन था? उस समय था सिराज उद दौला। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और प्लासी का युद्ध जो हुआ था यह 23 जून 1957 को मुर्शिदाबाद के बाद प्लासी में लड़ा गया था। कब हुआ था? 1757 23 जून, इसको नहीं समझिएगा, 23 जून 1757। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे।
क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भस्मीकरण। ऑप्शन नंबर 2, भस्मीकरण। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब ये वायु के संपर्क में आती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका गंधक। चांदी की वस्तु वायु में रखने पर काली हो जाती है क्योंकि चांदी का वस्तु वायु में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे सल्फर यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया करती है। जो काला पदार्थ प्राप्त होता है उसे सिल्वर सल्फाइड कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद अली जिन्ना। 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया गया था। कब किया गया था? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में घोषणा किए थे मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी शब्द किससे गढ़ा है? इकोलॉजी, तो इकोलॉजी शब्द जो है यह गढ़ा है अर्नस्ट हैक्कल से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे साथियों, आपको 40 अंक में कुल मार्क्स कितना या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मेरे साथियों लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। लाइक से ही पता चलता है कि हम कितना पढ़ाने में सफल हो रहे हैं। तो मेरे साथियों, आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जो है आप पीछे का सेट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से जाइए और सेट को देख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे भारत।